Hello students, welcome to all in your class. Dear students, as you know, we are reading the second chapter of the History Nationalism in India, and in this chapter we have already covered some topics such as First World War, Rowlatt Act, Khilafat movement, and now we are reading the non-cooperation movement. We have covered some topic of the non-cooperation movements also, such as why Mahatma Gandhi had started the non-cooperation movement, what is the non-cooperation movement, and how the peasants of the Awadh and the middle class of the town areas had participated into the non-cooperation movements. Today we will read about the participation of the tribal groups and the workers of the plantation in non-cooperation movements. Dear students, the tribal groups had participated into the non-cooperation movements with their hopes, with their own opinions, with their own meaning of the स्वराज. जैसा कि मैंने बताया था कि स्वराज का अर्थ लोगों के लिए अलग अलग थे. स्वराज का मतलब वो लोग समझ रहे थे कि अपनी परेशानियों से मुक्ति पा जाना. तो द ट्राइबल ग्रुप्स हैड अंडरस्टूड दैट if they will be participated into the non-cooperation movements, their all problems will be solved and they could enjoy their lives, they could continue to their traditional works. तो उन्होंने अपनी परेशानियों की समाप्ति के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया. नाउ द क्वेश्चंस पुट अप, व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स, कि ट्राइबल ग्रुप्स की वो परेशानियां क्या थी जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, जिसे समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया. सो डियर स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स वाज दैट द ब्रिटिशर्स हैड बैंड द एंट्री ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स इनटू द फॉरेस्ट. परेशानी उनकी ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनकी जंगलों में जो एंट्री थी उस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी. उनमें ये प्रवेश नहीं कर सकते थे. अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि जंगलों पे अगर ब्रिटिशर्स ने रोक लगा दी तो क्यों लगा दी? बिकॉज इन द लॉर्ड फॉरेस्ट देयर वेयर द कॉस्टली वुड्स, महंगी महंगी लकड़ियाँ थी, वैल्यूएबल वुड्स, महत्वपूर्ण लकड़ियाँ थी, विच द ब्रिटिशर्स वांटेड टू सेल इनटू द यूरोपियन मार्केट और इनटू द इंडियन मार्केट एट हाई प्राइसेस, एंड इन दिस वे दे वेयर गेटिंग द ह्यूज प्रॉफिट्स. वो क्या करते थे कि उन कीमती लकड़ियों को महंगे दामों पे बाज़ारों में बेचते थे और उससे एक अच्छा मुनाफा कमाते थे. अब क्वेश्चन है कि ट्राइबल ग्रुप्स का इससे क्या नुकसान था. सो डियर स्टूडेंट्स, द लिविंग ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स वे आर मोस्टली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट. जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जिनको हम लोग आदिवासी कहते हैं, आप जानते हैं कि ये लोग प्रायः जंगलों में रहते हैं, तो इनकी जो जीविका थी वो मूलतः किस पे डिपेंड थी? फॉरेस्ट पे डिपेंड थी. सच एज they used to graze their cattle into the forest, they collected the firewood and the fruits from the forest. वो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, फल इकट्ठा करते थे, अपने पशुओं को उसमें चराया करते थे. and they understood as there were the traditional rights of the tribal groups on the forest. और वो समझते थे कि इस जंगलों पर उनका एक प्रकार का जो पारंपरिक अधिकार है, अर्थात जंगलों में उनके रहने पे रोक लगाना मतलब उनके ट्रेडिशनल राइट को उनसे छीनना है. क्योंकि वो समझते थे कि जंगलों में सबसे पहले वो आए थे, वो बसे, वो रहते हैं, तो जंगल एक प्रकार से उनका क्या है, घर है. और उन्हें लगा कि अगर अंग्रेज़ जंगलों में प्रवेश करने से रोक लगा रहे हैं तो एक प्रकार से वो उनके घर में प्रवेश करने से क्या लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं. सो देयर वाज द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स विद द फॉरेस्ट आल्सो. तो उनका एक इमोशनल अटैचमेंट भी था फॉरेस्ट से. सो व्हेन द ब्रिटिशर्स हैड बैंड द एंट्री ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स इन द फॉरेस्ट, द ट्राइबल ग्रुप्स हैड इनरेज्ड. तो ट्राइबल ग्रुप्स को क्या आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित हो गए. एंड they had participated into the non-cooperation movements. So we take the one examples, the example which is given into your NCERT books, the tribal groups of the tribals group of Godem Hills
ऑफ आंध्र प्रदेश had participated in the non-cooperation movement. ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से भाग लिए थे, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और जो आपकी बुक में दिया है बोर्ड में उसी से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो कौन से थे वो? गोडेम हिल्स के थे। अब इन्होंने पार्टिसिपेट कैसे किया, किस प्रकार से पार्टिसिपेटेड किया? तो थ्रू गुरिल्ला वार, तो थ्रू a militant guerrilla war movement। अब ये गुरिल्ला वार क्या होता है? गुरिल्ला वार्स अ काइंड ऑफ वार इन विच द पीपल्स अटैक ऑन देयर एनिमीज बाय हिडन देमसेल्व्स। एक प्रकार से छापा मार युद्ध होता है, जब आप छिप करके चुपके से इधर उधर कहीं छिप करके, क्योंकि जंगलों में रहने के ये लोग हैबिचुअल थे, वहाँ पर ये लोग रहते थे, तो उनको वहाँ पर छिपने का आइडियाज था, उन पर कैसे वो लोग अटैक करते हैं ग्रुप बना करके, उसका उन्हें अंदाज़ा पहले से था। तो वो गुरिल्ला वार के थ्रू अंग्रेज़ों के ऊपर यानी ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या कर रहे थे? वार कर रहे थे। अब क्यों कर रहे थे? क्वेश्चंस पुटअप होता है कि वाई दे हैड पार्टिसिपेटेड, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाई डिड या हैड द ट्राइबल ग्रुप्स participated in non-cooperation movement। क्यों पार्टिसिपेट किया इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में? तो आपको आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिकॉज द ब्रिटिशर्स सेड closed the entry of चाक चेंज करें ट्राइबल ग्रुप्स इन फॉरेस्ट क्योंकि उन्होंने इनकी एंट्री क्या कर दी थी? बैन कर दी थी। अब क्यों ब्रिटिश ने बैन किया था मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दे वांटेड टू गेट द मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार, यानी केवल मेरा अधिकार हो। मोनोपोली ऑन फॉरेस्ट, वे जंगलों पे क्या चाहते थे? एकाधिकार चाहते थे। बिकॉज दे वांटेड टू सेल द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द कॉस्टली और वी में से हाईली डिमांडेड वुड्स ऑफ द फॉरेस्ट इनटू द मार्केट्स टू गेट द ह्यूज प्रॉफिट। एक बड़ा मुनाफा कमाने के लिए वो जंगलों की कीमती लकड़ियों को क्या करना चाहते थे? मार्केट में बेचना चाहते थे। अब ट्राइबल ग्रुप्स को क्यों दिक्कतें थी तो मैंने वो भी आपको बता दिया। द ट्राइबल ग्रुप्स वेयर यूज्ड टू ग्रेज दियर कैटल्स, कलेक्ट द फायरवुड एंड द फ्रूट्स इन द फॉरेस्ट, सो दियर लिविंग्स वेयर मोस्टली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। अतः उनकी जो जीविका थी वो मोस्टली किस पे डिपेंड थी? फॉरेस्ट पे डिपेंड थी। एंड देयर वेयर द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स विद द फॉरेस्ट बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट देयर वेयर अ ट्रेडिशनल राइट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स मीन्स ऑफ देम ऑन द फॉरेस्ट।
So when the Britishers had banned the entry of the tribal groups in the forest, they understood they were trying to deny their traditional rights. उनके ट्रेडिशनल राइट्स को लोग क्या कर रहे हैं, देने से मना कर रहे हैं, एक प्रकार से रोक लगा रहे हैं. So they had started a movement through the guerrilla wars against the Britishers. गुरिल्ला वार के माध्यम से उन्होंने क्या कर दिया, मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिया. तो आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया. अब हम आगे पढ़ेंगे कि हु वाज लीडिंग द ट्राइबल ग्रुप्स. नाउ वी विल रीड अबाउट अ पर्सन who was leading the movement of the tribal groups, and that was the एलोरी सीताराम राजू. अब हम लोग एलोरी सीताराम राजू के बारे में पढ़ेंगे. was the leader of the ट्राइबल ग्रुप्स. वो ट्राइबल ग्रुप्स का क्या था, लीडर था. एलोरी सीताराम राजू कौन था? अगर कोई पूछता है आपसे तो आपका आंसर होगा एलोरी सीताराम राजू वाज द लीडर ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स हु हैड पार्टिसिपेटेड इनटू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स. मीन्स द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्रा. एलोरी सीताराम राजू वाज ए इंटरेस्टिंग पर्सन. एक प्रकार से इंटरेस्टिंग पर्सन थे, विचित्र व्यक्ति थे. और उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स को, बिकॉज द ट्राइबल ग्रुप्स वे आर नॉट लिटरेट, ज़्यादातर वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे. एंड दे बिलीव्ड इनटू द जादू टोना तंत्र मंत्र. वो जो है जादू टोनों में, तंत्र मंत्रों में क्या करते थे, बहुत विश्वास करते थे. सो एलोरी सीताराम राजू हैव प्रोक्लेम्ड देम. प्रोक्लेम्ड मीन्स दावा किया उसने, एक विश्वास दिलाया एक प्रकार से देम उनको, कि ही हैड आ स्पिरिचुअल पावर. उसके पास एक प्रकार की स्पिरिचुअल पावर है, स्पेशल पावर, सॉरी, एक प्रकार से विशेष शक्ति है. स्पेशल पावर भी में से, नॉट आ स्पिरिचुअल पावर, एक विशेष शक्ति है. वो विशेष शक्ति क्या है, ही कैन गिव द करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस. वो जो क्या कर सकता है, करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जिसे आप भविष्यवेत्ता कहते हैं, वो बता सकता है. एंड इवन अ बुलेट कैन नॉट शूट हिम. और उसे गोली भी मार नहीं सकती. अर्थात अगर कोई गोली से मारना चाहे तो भी एलोरी सीताराम राजू मरेगा नहीं. तो उसने दो बातें बताई. एलोरी सीताराम राजू ने दावा किया लोगों से, एलोरी सीताराम राजू वाज अ इंटरेस्टिंग पर्सन्स, एंड to get the faith of the tribal groups, he proclaimed that he had a special power, and with that special power he could face the bullet. Even a bullet could not shoot him, and he could also give a correct astrological prediction. The tribal groups had understood he is the incarnation of the God. Incarnation means अवतार होता है. Incarnation वर्ड आपने सुना होगा. उन लोगों ने क्या समझा कि ये जो है वो ईश्वर का क्या है, अवतार है. यानी ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है जो हम लोगों को हमारी मुसीबतों से मुक्ति दिलाने के लिए आया है. तो इन लोगों ने कहा, उसने विश्वास जीत लिया. और उसने ट्राइबल ग्रुप से दो चीज़ें कही. फर्स्ट उसने कहा कि टू वियर द खादी क्लॉथेज. एंड टू लेफ्ट द ड्रिंकिंग. एलोरी सीताराम राजू had requested the tribal groups to wear the khadi clothes, means to boycott the foreign clothes. अगर दूसरी भाषा में हम कहें तो उसने लोगों से ये कहा कि वो लोग खादी कपड़े पहने और जो विदेशी कपड़े हैं उनको क्या करें, इग्नोर करें. और दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ उसने यह कहा कि लोग ड्रिंकिंग छोड़ दें.
जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये दो जो सोर्स थे, यानी जो वो लोग क्या करते थे, लिक्विड शॉप्स थी उनकी, जो नशीले पदार्थ वो लोग बेचते थे, जो शराब दारू वगैरह बेचा करते थे, उनसे उनकी क्या होती थी, अच्छी अर्निंग होती थी। और दूसरा किससे अच्छी अर्निंग होती थी, मील के बने हुए क्लॉथेस से, जो इंडस्ट्रियों में क्या बन रहे थे, कपड़े बन रहे थे। जब ये दोनों बंद कर देंगे तो ये प्रकार से क्या करना चाह रहे थे, अपोज करना चाह रहे थे, विरोध करना चाह रहे थे। येलोरी सीताराम राजू had told the tribal groups that he is the close friend of Mahatma Gandhi and he is a great follower of Mahatma Gandhi, so believed on him। उसने ट्राइबल ग्रुप्स को बताया कि वो महात्मा गांधी का बड़ा क्लोज मित्र है, उनका फॉलोवर है, उस पर विश्वास करें। he told them that गांधी जी had sent him to solve their problems। गांधी जी ने ही, उसने उन लोगों को बताया कि गांधी ने ही उनको यहाँ पर भेजा है कि उनकी समस्याओं से वो क्या दिलाए, निजात दिलाए। एट दैट टाइम द पॉपुलरिटी ऑफ द महात्मा गांधी वाज इन पीक। गांधी की जो पॉपुलरिटी थी वो पीक पर थी। एंड द पीपल्स वे आर फॉलोइंग द गांधी ब्लाइंडली। लोग ब्लाइंडली गांधी जी को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। तो गांधी के नाम का एक प्रकार से लोग यूज कर रहे थे। येलोरी सीताराम राजू ने भी गांधी के नाम का क्या किया, यूज किया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हाउ द मोमेंट हैड मूव फॉरवर्ड, कैसे जो मोमेंट था वो आगे बढ़ा। सो द मोमेंट हैड मूव फॉरवर्ड when the tribal groups had refused to do vegar, when the Britishers were forcing them to constructing the road। जब ब्रिटिशर्स कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें बेगार करने के लिए फोर्स कर रहे थे। बेगार टर्म मैंने आपको पहले ही बताया है। तो उस समय लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया एंड दे हैड स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स द मेनी पुलिस, ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द ट्राइबल मेंबर ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स हैड किल्ड। बहुत सारे लोग मारे गए। द येलोरी सीताराम राजू हु वाज लीडिंग द मूवमेंट हैड अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड फाइनली इन 1924 ही एजुकेटेड। 1924 में उसे फांसी दे दी गई। So dear students, we had read the participation of the tribal groups. So dear students, now we will read the Swaraj in the plantations, means we will read what is the meaning of the Swaraj for the plantation workers. The topic which is given into your NCERT book is the Swaraj in the plantations. We are reading about the participations of the workers of the plantations. So dear students, the workers of the plantations had their own understanding and the meaning of the स्वराज। जो वर्कर्स थे प्लांटेशन के, उनके लिए स्वराज का अर्थ और स्वराज की मीनिंग अपनी थी। As I earlier told you, there were the different meanings which were used by the different groups, different sections, different peoples of the स्वराज। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वराज का लोग किस अर्थों में प्रयोग कर रहे थे। द वर्कर्स ऑफ द प्लांटेशंस हैड टेकन द मीनिंग ऑफ द स्वराज। उन्होंने जो स्वराज की मीनिंग ली, इज दैट द स्वराज मीन्स टू मूव फ्रीली, टू मूव फ्रीली in and out of the confined space in which they were enclosed. The meaning of the Swaraj for the plantation workers where to get the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed,
अब इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वराज की जो मीनिंग थी वो प्लांटेशन वर्कर के लिए यह थी कि वो जहाँ पे कैद थे, यानी अभी बताते हैं कि क्यों वहाँ पे वो लोग ये कैद थे और किसके लिए इनक्लोज शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे उनको क्या थी, आज़ादी पाना था। यानी उनका मानना था कि अब वो इस प्लांटेशन के अंदर और बाहर फ्रीली मूव कर सकेंगे अगर क्या करेंगे वो, इफ़ दे विल बी पार्टिसिपेटेड इनटू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये क्या था, हम आपको बताते हैं कि देयर वाज द एक्ट विच वाज पास्ड बिटवीन द प्लांटेशन ओनर्स एंड द वर्कर्स ऑफ द प्लांटेशन। एक कानून पास हुआ था by the mutual understanding of the plantation workers and the plantation owners. Although the plantation owners had cleverly changed the terms of the act, जो एक्ट का टर्म्स था, जो उसके लॉ थे, उसको उन्होंने चालाकी से क्या कर दिया, बदल दिया। एंड द मोस्ट एक्ट्स ऑफ द एक्ट, द मोस्ट एक्ट्स ऑफ द इमिग्रेशन लैंड एक्ट वाज इन फेवर ऑफ द प्लांटेशन ओनर्स। अब ये इमिग्रेशन, जो इनलैंड इमिग्रेशन है एक्ट है, वो क्या है, एक एक्ट बना था दोनों के बीच में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। मैंने आपको बता दिया ये कौन सा एक्ट है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट रेफर्स the act which was made for the rule and the regulations in the plantations between the plantation owners and the plantation workers. According to this act, इस act के according to this act, the workers of the plantations could not move freely, means could not move in and out of the plantations without the permission of the plantation owners or the officers which they had appointed. प्लांटेशन ओनर की मर्जी के बिना या जिनको उन्होंने नियुक्त किया था, जिस ऑफिसर को, उनकी मर्जी के बिना वर्कर जो थे वो प्लांटेशन के अंदर भी और बाहर भी घूम नहीं सकते थे। एंड दे वेयर नॉट अलाउड टू मूव टू देयर होम्स विदाउट द परमिशन ऑफ द प्लांटेशन ओनर्स एंड द सच टाइप ऑफ द परमिशंस दे कुड हार्डली, उनको बड़ी मुश्किल से मिलती थी, यानी कि ना के बराबर थी, अर्थात वो अपनी मर्जी से अपने घर पर भी जा नहीं सकते थे। सो दे वेयर इनक्लोज्ड का मतलब होता है एक प्रकार से कैद हो जाना। ये उस प्रकार से उसी प्लांटेशन के अंदर क्या हो चुके थे, कैद हो चुके थे, अब वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। बट व्हेन दे हैड हियर्ड दैट गांधी जी हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या किया कि दे हैड पार्टिसिपेटेड इनटू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स बिकॉज दे होप्ड दैट इफ दे विल बी पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स देन गांधी राज विल कम, गांधी राज आ जाएगा, एंड देन दे कुड बी मूव फ्रीली फ्रॉम द प्लांटेशन, वो प्लांटेशन से फ्रीली क्या कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे, यानी बाहर जा सकेंगे। एंड दे कुड आल्सो बी रिटेन देयर कनेक्शंस विद देयर होम, वो अपने घर पे भी जा सकते हैं, घर से भी अपने संपर्क बना सकते हैं। तो उन्होंने इसी आशा के साथ उसमें भाग लिया। एंड द लीडर्स हु वेयर रिक्वेस्टिंग और हु वेयर ट्राइंग टू participation of the workers in the movement, they had told them the Gandhi Raj would come and the land will be redistributed and then they could be practice their agricultural works at their homes and they could earn their livings. तो वो क्या कर पाएंगे कि फिर से ज़मीनें बांटी जाएंगी, फिर उनके पास ज़मीनें हो जाएंगी और वो क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो ये जो विचारधाराएं थी ऐसा लोगों में चल रहा था। अब ये इवेंट्स हुई कहाँ, तो इस इवेंट्स को आप याद रखिएगा कि ये मूवमेंट किया किसने। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो टी प्लांटेशन वर्कर ऑफ आसाम, जो आसाम के टी प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसमें भाग लिया था। टी प्लांटेशन वर्कर ऑफ द आसाम।
अब ऐसा हुआ तो उसमें कुछ लोगों को सफलता मिली, कुछ को नहीं मिली। मोस्टली सफलता लोगों को नहीं मिली। In the moment the workers of the plantation had to let the works and they began to move to their homes. वो अपने घरों की ओर जाने लगे, towards their homes. They have break down the walls of the plantation. उन्होंने उनकी दीवारों को तोड़ डाला, वो बंधनों को तोड़ डाला. They had conflicted with the officers and the soldiers which were appointed in the plantations. उन plantations में जो appointed थे उनसे उनकी झड़प हुई, उनसे उनकी लड़ाइयाँ हुई. But finally they could not reach their destinations. वो अपने destination पे यानी अपने घरों पर पहुँच नहीं पाए. Because at the same time there were the strikes of the railways, steamers. उसी समय strike भी चल रही थी. And they were arrested, they were caught by the Britishers, and once again they had forced to work इन प्लांटेशन. और एक बार पुनः उनको वहीं पर काम करने के लिए फोर्स कर दिया गया, वहीं पे काम करने के लिए रोक दिया गया. डियर स्टूडेंट्स, देयर इज वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द चौरी चौरा इंसिडेंट्स. जैसा आपने जलियांवाला इंसिडेंट्स पढ़ा उसी तरह से चौरी चौरा इंसिडेंट्स है, उसको भी आप जान लीजिए. चौरी चौरा इज ए प्लेस ऑफ गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश. चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर में यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक प्लेस है. वेयर द क्राउड्स वेयर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स पीसफुल्ली. वहाँ पर शांतिपूर्वक लोग जुलूस निकाले हुए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे. बट द ब्रिटिशर्स हैड ओपन फायर्ड. ब्रिटिशर्स ने जो है उन पर गोलियाँ चला दी, उनसे उन पर अटैक कर दिया. एंड दे हैड आल्सो रिस्पॉन्डेड द ब्रिटिशर्स इन देयर ओन लैंग्वेज. और उस भीड़ ने भी उनसे को उनकी ही भाषा में क्या दिया, जवाब दिया. यानी दोनों में क्या हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, झड़प हो गई. कब हुआ, 1922 में. हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि चौरी चौरा कहाँ है. गोरखपुर में है. प्लेस आपको फिल करना आना चाहिए. मैप में भी ये क्वेश्चन आएगा. 1922 में, इन 1922 at Chauri Chaura in Uttar Pradesh, when a peaceful procession in non-cooperation movement was moving for, then the police had attacked on the peaceful procession and a conflict had started between the police and the people who were participating in the movements. Gandhi ji had saw that the movement was turning violence, so once again, like the Rowlatt Satyagraha movement, he called off the non-cooperation movement. उन्होंने क्या कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी कॉल्ड ऑफ कर दिया. तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेंशन द प्लेस, राइट द प्लेस फ्रॉम वेयर द गांधी जी हैड कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो कौन सा प्लेस था, चौरी चौरा इन 1922. चौरी चौरा 1922. चौरी चौरा जो प्लेस है गोरखपुर में, वहीं से गांधी ने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया था. क्यों बंद किया था, बिकॉज गांधी जी हैड नोटिस दैट द मूवमेंट वाज मूविंग वायलेंस. किसकी तरफ जा रहा है, हिंसा की तरफ बढ़ रहा है. तो ये कई बार हमने नाम लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग बराबर याद करिएगा, रिकॉल करिएगा. बहुत बार बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉल्ड ऑफ कहाँ से किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो वो चौरी चौरा प्लेस है. कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है. मैप पे भी फिल करने के लिए आएगा. कब, इन 1922. क्यों, तो एक पीसफुल प्रोसेसन हो रहा था, जुलूस लोगों ने निकाला था, उस पर पुलिस ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया. और बाद में लोगों ने भी पुलिस के साथ क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट हुई, यानी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए. तो गांधी ने देखा कि क्या हुआ कि जो मूवमेंट है वो वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ों की तरफ बढ़ रहा है. तो उन्होंने इस मूवमेंट को क्या कर लिया, कॉल ऑफ कर लिया. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आज के लिए बस इतना ही. अब हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया. नाउ योर एग्ज़ाम इज नियर बाई. आपका परीक्षाएँ नज़दीक हैं एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन योर एग्जाम्स विथ योर फुल प्रिपरेशन. पूरी तैयारी के साथ आपको अपनी परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन्स, यू कैन बी आस्क्ड टू योर डाउट्स टू मी. आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. आई होप all of you are preparing well for your exams and you will get the good marks in your board exams. So best of luck to all of you for performing well into your exams. After the exam we will read about the civil disobedience movements. So dear students, this is
all for the today, and now we are going to close today's topics. Thank you so much for watching the video.